आज के इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक म्यूटेशन या जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, इस टॉपिक पे आवश्यक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी लक्षण प्रारूप में अचानक कोई परिवर्तन आए और वह अगली पीढ़ी में वंशागत हो तो ये परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मनुष्य के जीवन में या किसी भी जीवधारी के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, लेकिन हर परिवर्तन वंशागत नहीं होता। आपका एक्सीडेंट में हाथ कट सकता है, पैर कट सकता है, आपके शरीर पे कोई चोट आ सकती है, लेकिन ये लक्षण वंशागत नहीं होते। तो हमको ये ध्यान रखना है कि म्यूटेशन क्या है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो अचानक हमारे शरीर में प्रकट होगा और ये वंशागत भी होगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन नाम देते हैं। सबसे पहले ह्यूगो डिब्रीस नामक वैज्ञानिक ने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया था। ये जो परिवर्तन है जो वंशागत हो रहे हैं, ये सामान्यतः कहाँ घटित होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ में। आप जानते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ के माध्यम से ही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होंगे। जो परिवर्तन आनुवांशिक पदार्थ को प्रभावित कर देगा वही परिवर्तन वंशागत होगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो म्यूटेशन है ये हमारे गुणसूत्र, हमारे जीनोम या हमारे जीन में परिवर्तन कर देते हैं और इसी कारण से ये लक्षण जो है अगली पीढ़ी में वंशागत हो जाते हैं। म्यूटेशन के अंतर्गत अगर मोटे मोटे शब्दों में पूछा जाए तो होता क्या है? देखिए, म्यूटेशन में होता क्या है, जो हमारा डीएनए है उस डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन आ जाता है। उस डीएनए के अनुक्रम में, मतलब जो डीएनए है हमारा, आप जानते हैं कि डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है और न्यूक्लियोटाइड्स में हमारे बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फॉस्फेट होता है, शर्करा होती है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर के डीएनए बनाते हैं। तो इस चेन में, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी इस चेन में परिवर्तन आने के कारण से म्यूटेशन होता है। और ये जो म्यूटेशन जब डीएनए के चेन में परिवर्तन कर देता है तो स्वाभाविक सी बात है, आप ये जानते हैं, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो किसी लक्षण को नियंत्रित करे वो जीन कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन आएगा तो हमारे जीन्स में परिवर्तन आएगा, और अगर हमारे जीन्स में परिवर्तन आएगा तो हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन हमारे डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन करता है, और चूंकि डीएनए में परिवर्तन हो जाता है तो जीन में परिवर्तन हो जाता है, और फिर इसके कारण से जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में परिवर्तन प्रकट होता है। सामान्यतः एनसीईआरटी की जो लाइन है ये मैंने यहाँ नोट करी है आपको समझाने के लिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक क्रोमेटिड में डीएनए विद्यमान है। प्रत्येक क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड क्या है? डीएनए का अर्धभाग क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड में डीएनए विद्यमान है और डीएनए खंड में कमी या बढ़ने से गुणसूत्र में बदलाव आता है। जैसा मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन, डीएनए जो सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन आना ही हमारा म्यूटेशन है। म्यूटेशन में यही परिवर्तन आता है, इसलिए वो जेनेटिक है। तो यही बात इस लाइन में भी कही गई है कि गुणसूत्र के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए खंड में कमी या बढ़ने से गुणसूत्र में बदलाव आ जाते हैं। अब देखिए, कुछ और पॉइंट्स जो हमें उत्परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। आपने ये पता होना चाहिए कि उत्परिवर्तन के कारण से डीएनए में विभिन्नताएं पैदा होती हैं, वेरिएशंस पैदा होती हैं। आप जानते हैं कि माता पिता से जब संतान पैदा होती है तो उनका डीएनए काफी हद तक मैच होता है, और कुछ जो अंतर आता है वो क्यों आता है? क्योंकि संतान की उत्पत्ति में आधे गुणसूत्र उसे पिता से मिलते हैं, आधे माता से मिलते हैं। इस कारण से उसके डीएनए में पुनर्योजन हो जाता है, रिकम्बिनेशन हो जाता है। इसलिए संतान का डीएनए पूरी तरीके से अपने माता पिता से नहीं मिलता। तो एक कारण तो डीएनए में वेरिएशन पैदा होने का क्या है? पुनर्योजन है, रिकम्बिनेशन है। दूसरा कारण डीएनए में विभिन्नता पैदा होने का क्या है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण भी डीएनए में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। डार्विन, जिन्होंने जैव विकास पे काफी काम किया, उन्होंने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स के नाम से जाना था। डार्विन ने जब अपनी रिसर्च की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि कायिक परिवर्तन, अचानक
जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन ही जैव विकास का कारण बनते हैं। तो डार्विन ने उन परिवर्तनों को स्पोर्ट्स कहा। उस समय म्यूटेशन शब्द का उपयोग नहीं किया गया था, उन्होंने उसे स्पोर्ट्स के नाम से बताया था। अब जिस म्यूटेशन शब्द का उपयोग हम आज के समय पे कर रहे हैं, ये बहुत समय बाद ह्यूगो डिब्रिस ने शब्द की उत्पत्ति की थी, लेकिन सबसे प्रारंभ में ये म्यूटेशन को नोट किसने किया, इस म्यूटेशन के बारे में विचार कैसे आया, तो ये ध्यान रखिए, एक किसान थे जिनका नाम था सेथ राइट। इन्होंने जीन उत्परिवर्तन को सबसे पहले नोटिफाइड किया था, क्योंकि ये एक बार जब भेड़ों के एक मतलब झुंड को देख रहे थे, तो झुंड में इन्होंने एक भेड़ को देखा जो एक छोटी धनुषाकार उसकी टांगे थी, छोटी टांगे थी, और अन्य भेड़ों से वो मैच नहीं कर रही थी, मेल नहीं खा रही थी। तो उस भेड़ को नाम दिया गया था एनकॉन भेड़। तो एनकॉन भेड़ की उत्पत्ति भी म्यूटेशन का कारण थी। तो सेथ राइट ने जब सबसे पहले एनकॉन भेड़ को नोटिफाई किया, तभी उत्परिवर्तन शब्द की बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। उत्परिवर्तन अचानक होता है, यह आपको पता है, लेकिन किन कारणों से होता है? देखिए, जिन कारणों से उत्परिवर्तन होता है उनको हम म्यूटेजन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन जिन कारणों से होता है, जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो उत्परिवर्तन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम म्यूटेजन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः म्यूटेशन एक हानिकारक क्रिया है। म्यूटेशन कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता, लेकिन आज की रिसर्च में आजकल क्या किया जा रहा है, इस म्यूटेशन का उपयोग करके पॉलीप्लॉइड्स का निर्माण किया जा रहा है और फसलों की किस्मों को सुधारा जा रहा है। तो सामान्यतः म्यूटेशन लाभदायक नहीं होता, म्यूटेशन हमेशा हानिकारक होता है, लेकिन आजकल की परिस्थिति में, आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने इस म्यूटेशन का उपयोग करके नई फसलों की नई किस्मों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है। ये स्थायी होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा कि म्यूटेशन स्थायी हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। एक और बात जो आपको म्यूटेशन की पता होनी चाहिए वो ये है कि ये अप्रभावी होते हैं, रिसेसिव होते हैं, और चूंकि ये अप्रभावी हैं इसलिए ये अपना प्रभाव तभी प्रकट कर पाएंगे जब ये समयुग्मकी होमोजाइगस अवस्था में हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी लक्षण प्रारूप में म्यूटेशन होता है तो वो ध्यान रखना है कि वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, और वो लक्षण प्रारूप तभी प्रकट हो पाएगा जब वो समयुग्मजी अवस्था में सामने आएगा। अब देखिए, उत्परिवर्तन किन किन अवस्थाओं में हो सकता है। युग्मक निर्माण से पहले हो सकता है, मेल में जब युग्मक जनन होता है उससे पहले म्यूटेशन हो सकता है, युग्मक बनते समय या युग्मकों में हो सकता है, या युग्मकों के आपस में मिलने के बाद जब जाइगोट का निर्माण होता है तब उस समय भी म्यूटेशन की ये प्रक्रिया हो सकती है। तो म्यूटेशन किसी भी समय कभी भी अचानक होने वाला परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार की। तो देखिए, उत्परिवर्तन सामान्यतः दो प्रकार का हम मानते हैं, एक स्वतः उत्परिवर्तन जो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और एक कहलाता है प्रेरित उत्परिवर्तन जो इंड्यूस्ड होता है, किसी फैक्टर के द्वारा कराया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतः उत्परिवर्तन की। इस प्रकार का उत्परिवर्तन बिना किसी ज्ञात कारण के अचानक प्रकट हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है, इसलिए किसी कोई ज्ञात फैक्टर नहीं है जिसके कारण से ये उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन प्रेरित जो उत्परिवर्तन होता है वो किसी ना किसी म्यूटेजन के कारण से प्रकट होता है। प्रेरित उत्परिवर्तन किसी ना किसी फैक्टर के कारण से इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है, और तभी हमारे शरीर में प्रकट होता है। तो सामान्यतः उत्परिवर्तन दो प्रकार के हैं, स्वतः उत्परिवर्तन जो बिना किसी ज्ञात कारण के अचानक प्रकट हो जाता है, और प्रेरित उत्परिवर्तन जो म्यूटेजन के प्रभाव के कारण से प्रकट होता है। अब देखिए, प्रेरित उत्परिवर्तन जो इंड्यूस्ड आपका म्यूटेशन है, ये किन किन कारकों से हो सकता है इसे समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आता है भौतिक उत्परिवर्तक और दूसरा आता है रासायनिक उत्परिवर्तक, फिजिकल म्यूटेजन और केमिकल म्यूटेजन। ये कौन कौन से एजेंट्स हैं जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम चलते हैं फिजिकल या भौतिक उत्परिवर्तकों के बारे में।
ये दो प्रकार के हैं, आयनीकृत विकिरण और अनायनीकृत विकिरण। जो रेडिएशंस होती हैं, ये रेडिएशंस आपको पता होगा अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ आयोनाइज्ड होती हैं, कुछ नॉन आयोनाइज्ड होती हैं। तो आयनीकृत विकिरण हो या अनायनीकृत विकिरण हो, दोनों ही विकिरण जो है उत्परिवर्तन के सोर्स होते हैं। ये कौन कौन से विकिरण हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे, ये सभी सब जो रेडिएशंस हैं ये सब उत्परिवर्तक के रूप में काम करती हैं, म्यूटेजन के रूप में काम करते हैं। और वहीं अनायनीकृत जो विकिरण हैं जैसे यूवी रेडिएशन, ये भी म्यूटेजन के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन की। बहुत सारे रासायनिक उत्परिवर्तक हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, 5-ब्रोमोयूरेसिल, 5-आइडोयूरेसिल, नाइट्रस अम्ल, मस्टर्ड गैस, मिथाइल मिथेनिक सल्फोनेट, इथाइल मिथेनिक सल्फोनेट, ये सब के सब जो कंपाउंड हैं ये सब के सब म्यूटेजन के रूप में काम आते हैं। देखिए, म्यूटेशन मुख्यतः हम 3 बिंदुओं में अध्ययन करेंगे, एक गुणसूत्र उत्परिवर्तन, एक जीनी उत्परिवर्तन और एक जीनोमिक उत्परिवर्तन। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत मोटा मोटा जानने का प्रयास करते हैं कि ये हैं क्या। देखिए, गुणसूत्र उत्परिवर्तन का मतलब है कि जब उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों में जीनी व्यवस्था बदल जाए। अब गुणसूत्र, जीन, डीएनए क्या है, मोटा मोटा आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए ये गुणसूत्र, ठीक है, इस गुणसूत्र के अंदर एक कुंडली संरचना है जिसको हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको कहा है डीएनए। और इसी डीएनए के ये अगर हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, मान लीजिए डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, तो यही कहलाते हैं जीन। अगर ये डीएनए का छोटा टुकड़ा किसी प्रोटीन निर्माण की क्रिया को कंट्रोल कर रहा है, किसी प्रोटीन निर्माण की क्रिया को नियंत्रित कर रहा है, तो ये जीन है। तो जीन क्या है, वास्तव में डीएनए के टुकड़े ही हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मतलब क्या है। तो आपको समझ में बात आ रही होगी, गुणसूत्र परिवर्तन का मतलब क्या है कि जब गुणसूत्रों में जीनी व्यवस्था क्या हो, बदल जाए, जीन की अरेंजमेंट जो है बदल जाए, तो वो गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहलाता है। जीनी उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, जब जीन के डीएनए में उपस्थित क्षारक क्रम परिवर्तन हो जाता है। आप जानते हैं डीएनए क्या है, डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बनते हैं, नाइट्रोजन, क्षार, वसा और शर्करा से। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे हल्का सा समझाऊं, जैसे मान लीजिए डीएनए है, इसमें पहला कोड है ए, जी, टी, फिर सी, सी, ए, ये क्या है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में अगर परिवर्तन हो जाए तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। मैंने आपसे क्या कहा कि जब जीन के डीएनए में उपस्थित क्षारक क्रमों में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं। और जीनोम उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, अगर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। तो अगर ये संख्या परिवर्तित हो जाए, 45 हो जाए, 44 हो जाए, मतलब जो हमारी आदर्श संख्या है 46 उससे कम या ज्यादा हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसे म्यूटेशन को हम कहते हैं जीनोम उत्परिवर्तन। तो आप समझ गए होंगे, गुणसूत्र उत्परिवर्तन मतलब गुणसूत्र में जीनों की व्यवस्था में बदल जाना, जीनी उत्परिवर्तन मतलब क्षारक क्रम में परिवर्तन हो जाना, और जीनोम उत्परिवर्तन मतलब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होना। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन किन कारणों से होता है। ये तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया कि गुणसूत्र उत्परिवर्तन क्या है, जब जीन की व्यवस्था बदल जाती है, तो जीनों का अरेंजमेंट बदल जाता है, तो हम उसको गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट बदलता कैसे है, गुणसूत्र की जो व्यवस्था है जीन की, वो बदलती कैसे है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, 4 कारण हैं। पहला कारण है विलोपन, दूसरा कारण है द्विगुणन, तीसरा कारण है ट्रांसवर्जन, और चौथा कारण है आपका इन्वर्जन, जिनके कारण से जीनी व्यवस्था क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन की। जब गुणसूत्र की कोई भुजा कटकर अलग हो जाती है तो उसको हम विलोपन कहते हैं। देखिए, विलोपन को अंग्रेजी में कहते हैं डिलीशन। आपने कंप्यूटर में सुना होगा, डिलीट मतलब मिटा देना, डिलीट कर देना। तो उसी प्रकार से मान लीजिए कोई गुणसूत्र है, हमने इस गुणसूत्र के एक टुकड़े को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। मान लीजिए ये दो, इतने टुकड़े को हमने अलग कर दिया। तो आप देख रहे हैं इस पूरे गुणसूत्र में कितने जीन थे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जीन थे। अब 6 जीन में से हमने जब इस टुकड़े को काट के अलग कर दिया, डिलीट कर दिया, तो अब इस गुणसूत्र में कितने जीन रह गए, केवल 4 जीन रह गए। तो जीनी व्यवस्था क्या हो गई, बदल गई। तो इसी को हमने क्या कहा, विलोपन कहा। जब गुणसूत्र का हमने इतना टुकड़ा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इसको हमने विलोपन कहा, जिसकी वजह से जीनी संरचना, जीन अरेंजमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। द्विगुणन,
जब गुणसूत्र का खंड दोहराया जाता है जिससे एक भुजा दूसरी भुजा से लंबी हो जाती है तो उसको हम द्विगुणन कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, मान लीजिए आपके पास गुणसूत्र का जोड़ा है, एक जोड़ा ये है, एक गुणसूत्र जोड़े का ये है और दूसरा गुणसूत्र आपका जोड़े का ये है। ठीक है, आपके पहले गुणसूत्र में जो जीन है वो कौन कौन से हैं? जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जीन 5 और जीन 6। और इसका जो दूसरा साथी है उसमें कौन से जीन है? 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए द्विगुणन में क्या हुआ। द्विगुणन में क्या हुआ कि ये जो टुकड़ा है पहले गुणसूत्र का 5 और 6, ये वाला जो टुकड़ा है इसका डुप्लीकेशन हुआ, द्विगुणन हुआ। डुप्लीकेशन या द्विगुणन में क्या होगा, इसके जैसा दूसरा टुकड़ा बन जाएगा और वो इसी गुणसूत्र में आगे क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब आप देखिए यही टुकड़े का द्विगुणन हुआ और वो टुकड़ा इसी गुणसूत्र में क्या हुआ, आगे जाके क्या हुआ, जुड़ गया। ये 5 और 6 जीन इसी में जुड़ गए। तो आप देखेंगे ये वाली भुजा क्या हो गई, लंबी हो गई और ये वाली भुजा क्या रह गई, छोटी रह गई। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस टुकड़े का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप इस गुणसूत्र को देखेंगे तो इसमें जीनी व्यवस्था क्या हो गई, बदल गई, अरेंजमेंट बदल गया और इसी को हमने क्या नाम दिया, डुप्लीकेशन कहा। वो आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन आपको देखने को मिला। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार क्या है, ट्रांसवर्जन। देखिए ट्रांसवर्जन में क्या कहा गया है कि इसमें गुणसूत्र की एक भुजा से खंड टूटकर दूसरी भुजा से जुड़ जाता है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी आपने यहाँ पे देखा कि इस भुजा में क्या था, एक खंड का डुप्लीकेशन हुआ और उसी गुणसूत्र से जुड़ा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक गुणसूत्र से खंड टूटकर दूसरी भुजा से जुड़ जाता है। मान लीजिए, फिर से मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूं, मान लीजिए आपका ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में पहले में जैसे जीन थे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और दूसरे में कौन से जीन थे, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब ये आपके दो गुणसूत्र हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस गुणसूत्र का ये वाला जो टुकड़ा है ये यहां से टूटा और टूट करके कहां जुड़ गया, इस गुणसूत्र में जुड़ गया। ठीक हो गया। तो अब स्थिति क्या आ गई आपकी, स्थिति आपकी ये आ गई कि ये गुणसूत्र आपका यहाँ पे तो कट गया। यहाँ पे कितने जीन रह गए, पहले वाले में केवल आपके कितने जीन रह गए, केवल 4 जीन रह गए। ठीक है, और जो दूसरा टुकड़ा है वो इस गुणसूत्र में जाके जुड़ गया। कौन सा वाले जीन जुड़ गए इसमें जाकर के, 5 और 6। तो ये और 5 और 6 जो जीन युक्त जो गुणसूत्र का टुकड़ा है ये आया कहां से, ये इस गुणसूत्र से आया। तो इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांसवर्जन। जब गुणसूत्र की एक भुजा से खंड टूटकर दूसरी भुजा से जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा जीन व्यवस्था में। आप देखिए इसमें जीन 12 थे, 7 से 12, अब 5 6 जुड़ गए, जबकि इसमें जो है जीनों की क्या हो गई, कमी हो गई। तो जीन अरेंजमेंट क्या हुआ, बदल गया। तो ये व्यवस्था भी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अब इसे भी एक बार डायग्राम के माध्यम से आप समझना चाहें तो आप समझ लीजिए। आप देखिए डायग्राम में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो गुणसूत्र है इसका ये खंड टूटा और ये 7 8 9 10 11 12 जो दूसरा गुणसूत्र है इससे आके क्या हुआ, जुड़ गया। अब हम अंतिम भाग की ओर चलते हैं, इन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की एक भुजा से खंड टूटकर उसी भुजा में उल्टा जुड़ जाता है। आप देखिए, मान लीजिए ये कोई गुणसूत्र है आपका, ठीक है, इस गुणसूत्र में आपके 6 जीन दिख रहे हैं। अब मान लीजिए इसका ये वाला जो टुकड़ा है ये टूटा और 180 डिग्री कोण मुड़ करके फिर से यहीं पे जाके जुड़ गया। अब आप देखिए, आप इस हिस्से को देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर क्या था, 3 और 4, ये हिस्सा 180 डिग्री कोण मुड़ा और अब क्या ये हो गया 4 और 3। तो जीनी संरचना क्या हो गई, बदल गई। जीन अरेंजमेंट क्या हो गए, बदल गए। पहले 1 2 3 4 5 6 थे, अब क्या हो गए 1 2 4 3 5 6 हो गए। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं जीन उत्परिवर्तन की, जिसको बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। देखिए जीन उत्परिवर्तन के भी कई कारण हैं और वो कारण क्या है, आप देखिए। नंबर 1 विलोपन, नंबर 2 निवेशन, नंबर 3 प्रतिस्थापन और नंबर 4 ट्रांसवर्जन। मैंने आपको जीन उत्परिवर्तन में ये समझाया था कि यदि जीन में क्षारक क्रम में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं।
और 4 मेथड्स के द्वारा ये क्षारक क्रम में परिवर्तन होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तन हो जाता है। कैसे, हम समझते हैं। सबसे पहले विलोपन। जब डीएनए के क्षारक क्रम से एक या अधिक क्षार विलुप्त हो जाएं तो उसकी वजह से जीन उत्परिवर्तन होगा। कैसे, इसके बारे में अभी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। निवेशन में क्या होता है कि जब डीएनए के क्षारक क्रम में एक या अधिक क्षार निवेश हो जाएं, मतलब जुड़ जाएं। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? जब एक प्यूरिन क्षारक दूसरे प्यूरिन क्षारक से और पिरिमिडिन क्षारक दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाए तो भी जीन उत्परिवर्तन होगा। और चौथा कारण क्या है कि जब एक प्यूरिन क्षारक पिरिमिडिन क्षारक से और एक पिरिमिडिन क्षारक प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाए, रिप्लेस हो जाए, तो उसको हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से जीन उत्परिवर्तन होता है। अब इन कारणों को विस्तार से समझने की आवश्यकता है, एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं विलोपन। जैसा मैंने आपसे कहा था कि डीएनए के जो क्षारक क्रम हैं उसमें से एक या अधिक क्षारक क्या हो जाए, डिलीट हो जाएं, विलुप्त हो जाएं। आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक डीएनए की चेन है जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला अनुवांशिक कोड क्या है, एजीसी, दूसरा एटीसी, तीसरा सीसीटी और चौथा टीटीए। एक छोटा सा डीएनए आपको समझाने के लिए यहां बनाया है मैंने। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये जो ए आप देख रहे हैं, ये ए क्या हो गया, डिलीट हो गया। ये ए इस क्षारक क्रम की चेन में ये ए क्या हो गया, डिलीट हो गया, गायब हो गया। तो अब डीएनए क्या बन जाएगा आपका, पहला कोड क्या हुआ, एजीसी। अब आपको पता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम क्रम से जो है 3-3 के समूह में रखते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक कोड। और उन्हीं अनुवांशिक कोडों के हिसाब से अमीनो अम्ल प्रोटीन निर्माण की क्रिया के दौरान क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि ये ए डिलीट हो गया तो अब जो क्षारक क्रम होंगे वो बदल जाएंगे। एजीसी तो यही रहेगा। अब अगले 3 न्यूक्लियोटाइड कौन है, टीसीसी, ये आ गए। अगला कौन है, सीटीटी, ये आ गए। और आखिर में केवल टीए रह गया। तो अगर आप इस डीएनए को और इस डीएनए को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड जो था इस क्षार के विलुप्त होने के कारण से डीएनए के जो अनुवांशिक कोड हैं वो बदल गए। पहला तो एजीसी है, लेकिन दूसरा क्या, यहाँ पे जो पहले डीएनए था उसमें एटीसी था, लेकिन अब क्या हो गया, टीसीसी हो गया। पहले यहाँ पे सीसीटी था, अब यहाँ क्या हो गया, सीटीटी हो गया। अब यहाँ पे क्या था, टीटीए, और अब यहाँ क्या रह गया, टीए। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जीन में उत्परिवर्तन हो गया एक न्यूक्लियोटाइड के डिलीट हो जाने से। दूसरी विधि है जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत निवेशन, इंसर्शन। जब डीएनए के क्षारक क्रम में एक या अधिक क्षारक निवेश हो जाएं, जुड़ जाएं। आप देखिए, ये एक डीएनए है और इस डीएनए में यहाँ ए और टी के बीच में हमने क्या किया, एक न्यूक्लियोटाइड टी को हमने इंसर्ट करा दिया, निवेश करा दिया। तो अब जीनी संरचना क्या हो जाएगी, पहला अनुवांशिक कोड तो एजीसी रहेगा। अब दूसरा देखिए आप, ए और टी के बीच में टी आ गया तो ये एटीटी हो गया। तो तीसरा कोड क्या हो जाएगा, सीसीसी, तीसरा कोड हो गया। चौथा कोड क्या हो जाएगा, टीटीटी, और ये ए अलग हो जाएगा। तो अब आप देखिए, पहले डीएनए आपका ये था और अब डीएनए आपका ये हो गया। अनुवांशिक कोड बिल्कुल बदल गए, एक केवल टीके इंसर्ट करने के कारण से। और जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, अनुवांशिक कोड बदलेंगे तो प्रोटीन निर्माण की क्रिया के दौरान इनसे संबंधित जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो भी बदल जाएंगे, बनने वाला प्रोटीन बदल जाएगा, तो बहुत बड़ा चेंज शरीर में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है निवेशन, जिसके कारण से उत्परिवर्तन हुआ। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की। देखिए, प्रतिस्थापन किसको कहते हैं, जब एक प्यूरिन क्षारक दूसरे प्यूरिन क्षारक से और पिरिमिडिन क्षारक दूसरे पिरिमिडिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। अब प्यूरिन और पिरिमिडिन किसको कहते हैं, आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि एडेनिन और ग्वानिन ये क्या है, प्यूरिन है। साइटोसिन और थाइमिन क्या है, आपके पिरिमिडिन है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्यूरिन पिरिन को एडेनिन ग्वानिन को या ग्वानिन एडेनिन को, साइटोसिन थाइमिन को या थाइमिन साइटोसिन को अगर रिप्लेस कर दें डीएनए में तो उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, ये एक डीएनए की चेन है और इस डीएनए की चेन में ये जो जी है, जी क्या है, प्यूरिन है। और प्यूरिन को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है, दूसरा प्यूरिन यानी ए। तो यहाँ पे जी को ए ने प्रतिस्थापित कर दिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो सीसीटी देख रहे हैं आप, इसमें ये जो सी है, इस सी को, ये क्या है, पिरिमिडिन है, तो इस सी को दूसरे पिरिमिडिन टी ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए, जी के स्थान पे क्या आ गया, ए आ गया, सी,
दूसरा कोड क्या है ATC, तीसरे कोड में क्या है CCT, तो C को किसने रिप्लेस कर दिया, दूसरे प्रिमिडिन ने कर दिया, तो TCT, और अंतिम कोड क्या है TTA। तो आप देखें ओरिजिनल DNA आपका ये था और अब प्रतिस्थापन के बाद जो DNA है वो ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अनुवांशिक कोड क्या हुए, बदल गए, और जीन क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, जीनों का म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन क्यों हुआ, क्योंकि क्षारक क्रम क्या हुए, बदल गए। क्षारक क्रम बदले तो अनुवांशिक कोड भी क्या हुए, आपके बदल गए। तो ये व्यवस्था कहलाती है आपकी प्रतिस्थापन। अब अंतिम मेथड जीन उत्परिवर्तन का, ट्रांसवर्जन। देखिए जब एक प्यूरिन क्षारक प्रिमिडीन से और प्रिमिडीन क्षारक प्यूरिन क्षारक से प्रतिस्थापित हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन। मैंने आपसे कहा था कि एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन है, साइटोसिन और थाइमिन क्या है, प्रिमिडीन है। तो एडेनिन, अब तक आपने पढ़ा कि एडेनिन को ग्वानिन, साइटोसिन को थाइमिन करेगा, लेकिन अब उल्टा है, अब प्यूरिन को कौन करेगा, प्रिमिडीन। मतलब A और G को कौन करेगा, C या T, ठीक है। और C और T को कौन कर सकता है, A या G। मतलब C T को कौन प्रतिस्थापित कर सकता है, A या G, और A और G को कौन कर सकता है, C या T। तो ये व्यवस्था कहलाएगी आपकी क्या, ट्रांसवर्जन, जहां पे प्यूरिन को प्रिमिडीन और प्रिमिडीन को प्यूरिन जो है क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। डायग्राम से हम समझते हैं, DNA की ये चेन है। अब यहाँ पे देखिए G क्या है आपका, प्यूरिन है, और उसको प्रिमिडीन ने प्रतिस्थापित कर दिया T ने। और यहाँ पे C क्या है आपका, प्रिमिडीन है, जिसको A प्यूरिन ने प्रतिस्थापित कर दिया। और स्ट्रक्चर क्या आ गया, ATC, ATC, CAT, TTA। और आप देखिए DNA की मूल चेन ये थी और ट्रांसवर्जन के बाद चेन ये है। न्यूक्लियोटाइड का क्रम बदला और न्यूक्लियोटाइड के क्रम को बदलने के कारण से अनुवांशिक कोड बदल गए, जिसकी वजह से DNA की जो संरचना है या जीन की जो संरचना है वो क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो ये 4 मेथड मैंने आपको बताए कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम बदल जाता है और जीन का उत्परिवर्तन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उत्परिवर्तन किसे कहते हैं समझाने का प्रयास किया। उत्परिवर्तन के कारण क्या हैं, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है, मोनोसोमी किसे कहते हैं, नलिसोमी किसे कहते हैं, ये ऐसे पॉइंट्स और टर्म्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इन टर्म्स को बारीकी से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।